दोस्तों, आज 8 सितंबर अपने प्रोग्राम का हम भारत के लोग का 10वां अंक है, 10वां प्रोग्राम है। और जिस तरह से इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं मन से, फिर बाद में प्रश्न भी कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं, उससे बहुत उत्साह सबका बढ़ता जा रहा है। और लगता है कि भविष्य में ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने जा रहा है और बहुत दूर तक ये इसकी गूंज जाएगी। बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे, इस अभियान से, कि कैसे हम भारत के लोग और खुशहाल तरीके से रह सकें, अपने संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, संसाधनों को, जो प्राकृतिक तत्व हैं उनको बचाते हुए भी संवेदना के साथ। तो ये बहुत आशाजनक है। एस.एन. मिश्रा जी, संजय दुबे जी, कृष्ण कन्हैया वर्मा जी आ गए हैं, लोगों का स्वागत है। एकाध कैमरे अभी काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, नेट की प्रॉब्लम है या क्या है, ज़रा मैं चेक कर लूँ। 1 मिनट का समय दीजिएगा। विनय दुबे जी आ गए हैं, सबका स्वागत है। राम गोपाल तिवारी जी आ गए हैं, प्रणाम राम गोपाल जी। कल वो नहीं सुन पाए थे, आवाज़ ठीक नहीं थी। आज उन्होंने मैसेज किया है कि आवाज़ ठीक है। शिव मोहन जी का स्वागत है। तो आज जैसा हम लोगों ने कल तय किया था कि प्रेमचंद की कहानी आपको सुनाएंगे, जो संविधान के उन मूल तत्वों को और हाईलाइट करती है और उजागर करती है। 2 कहानियाँ बहुत रेलेवेंट हैं, एक परीक्षा
और दूसरी पंच परमेश्वर। न्याय पंचायतें किस फिलॉसफी पे काम करती हैं गांव की, उसका बड़ा जीवंत वर्णन प्रेमचंद ने पंच परमेश्वर कहानी में किया हुआ है। और परीक्षा कहानी सिविल सर्विसेज में, लोक सेवा में जो IAS, IPS या और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी सेवा के लिए चुने जाते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, उसको बहुत अच्छी तरह से उस कहानी में उन्होंने उकेरा है। तो वो कहानी दोनों एक साथ आज ही पढ़ें तो वो लगता है कि हो सकता है कि इसको अलग अलग दिनों में करके पढ़ना चाहिए। तो प्रेमचंद की कहानी परीक्षा जो लोक सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है, वह आज पढ़ेंगे, और दूसरी वाली कहानी कल पढ़ेंगे। हमने कहा कि कल ये भी बात हुई थी, विनय दुबे जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। कल हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी कि जितना मीडिया है वह नेगेटिव पर्सनालिटीज़ को हाईलाइट करता है। अच्छे लोगों को कोई स्पेस ही नहीं मिलता है, अच्छे लोगों की कोई चर्चा ही नहीं मिलती है। अगर आप सुबह से शाम तक अखबार देखते रहिए या विजुअल मीडिया देखते रहिए, तो रात तक आपको ये विश्वास हो जाएगा कि इस देश में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। इतनी ज़्यादा निराशा भर जाएगी कि आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, अवसाद के शिकार हो सकते हैं। प्रभाकर मिश्र जी आ गए हैं, नमस्कार प्रभाकर जी। उनका मैसेज भी आ गया है, प्रासंगिक है और रहेगा। प्रेमचंद की कहानियों पर उन्होंने, इन दोनों कहानियों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है कि प्रासंगिक हैं और रहेंगी। तो सुबह से शाम तक आप अखबार और विजुअल मीडिया को देख करके एकदम निराशा से भर जाएंगे। कहीं एक भी अच्छे व्यक्ति का कोई ना कोई चर्चा होती है जो चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, साइलेंटली, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रचार के, आत्मसंतुष्टि के लिए, जाति धर्म इन सब से ऊपर उठकर सबके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में अनगिनत हैं। मैं तो जीवन भर ऐसे लोगों को ढूंढता रहा, बहुत ढेर सारे लोगों से मिला, उनके मेरे दिमाग में वो सब हैं, एक एक करके उनके बारे में बताऊंगा। और प्रभाकर जी ने कहा पंच परमेश्वर आज वांछित भी है, तो आज पंच परमेश्वर भी सुनाएं या आज केवल मैं तो आज परीक्षा सुनाना चाहता था, लेकिन अगर आप लोगों की राय है तो दोनों सुना देंगे। तो इसलिए मीडिया केवल नकारात्मकता परोस रहा है। कुछ खबरें मिल जाती हैं इसलिए लोग मीडिया देखते हैं, अन्यथा केवल मीडिया देखने के बाद आपको ये विश्वास हो जाता है कि अब देश में अच्छे लोग बचे ही नहीं हैं। इसलिए अगर सकारात्मकता का अच्छे लोगों को ढूंढ करके उनके बारे में बताने का कोई अभियान नहीं चला तो पूरा देश निराशा में डूब जाएगा, डूब रहा है। और कोरोना काल में तो और अवसादग्रस्त हो रहा है, क्योंकि और लोगों से मिलना जुलना कम हो रहा है। ज़्यादातर मीडिया देख कि अगर अखबार का प्रोग्राम था, अमर उजाला का प्रोग्राम था, उसने ऑर्गेनाइज किया था, मैंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप लोगों ने नकारात्मकता परोसना कम नहीं किया, अच्छे लोगों को ढूंढ करके उनको भी हाईलाइट करना नहीं शुरू किया, तो एक न एक दिन एक स्टैट्यूटरी वार्निंग व्यवस्था की तरफ से आपको दी जाएगी या देना पड़ेगा भविष्य में कभी न कभी। जैसे सिगरेट के हर डिब्बे पे लिखा रहता है कि
सिगरेट पीना, धूम्रपान करना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आप इसे अपने रिस्क पर पी लें तो बात दूसरी है। ऐसे ही अखबारों पर या मीडिया पे, टीवी चैनल्स पर जो नकारात्मकता इतना ज़्यादा परोस रहे हैं, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग उनको लिखना पड़ेगा, जैसे हर सिगरेट बनाने वाले को लिखना पड़ता है कि हमारे अखबार को पढ़ना या हमारे चैनल को देखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इतनी ज़्यादा नकारात्मकता जो हम दिखा रहे हैं वह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हम व्यावसायिक कारणों से ऐसा करने को मजबूर हैं, या व्यावसायिक कारणों से, जिसमें टीआरपी और भी बहुत से कुछ हो सकता है, हम व्यावसायिक कारणों से यह करने पे मजबूर हैं। समाज उतना बुरा नहीं है जितना हम दिखा रहे हैं या परोस रहे हैं। आप अपने विवेक से काम लें और अपने रिस्क पर हमारा अखबार पढ़ें, या अपने स्वास्थ्य के रिस्क पर हमारा अखबार पढ़ें या हमारा चैनल देखें। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि हर अखबार और हर विजुअल मीडिया को यह चेतावनी दिखानी पड़े या लिखनी पड़े। इसलिए हम तो हमेशा जितने हमारे मित्र मीडिया में हैं सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ लोग कुछ अच्छे लोगों को ढूंढ करके उनके बारे में भी दिखाइए। शुरू के 3-4 पेजेस केवल डकैती, रेप, मर्डर, इन्हीं सब पर, या जो राजनेताओं के, क्योंकि लोक नेता ये नहीं है अभी, राजनेताओं की हरकतें, उनके दंड फंद, उनके चालाकियाँ, यह सब ही दिखाते रहते हैं। और आम आदमी के बीच में, हम भारत के लोगों के बीच में जो सीधे साधे सरल लोग हैं वह नहीं आ पाते हैं। तो उनको आपके सामने और पूरे हम भारत के लोगों के सामने लाने का जो प्रयत्न मैं पिछले 40, 45, 50 सालों से कर रहा हूँ, वह अब एक एक करके मैं तो जहाँ भी रहा, जैसे भी रहा, 76, 77 ऑनवर्ड्स अच्छे लोगों को तलाशता रहा, जोड़ता रहा, उनसे लगातार अभी भी जो उसमें जीवित हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में एक एक करके बताएंगे। वो जो जुगनू हैं वो 90 साल के भी हैं, 86 साल के भी हैं, स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, पूरे देश में बिखरे हुए हैं। एक एक करके सबके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये सिलसिला लंबा चलेगा। तो इसलिए उसमें गवर्नमेंट सर्विस में भी कुछ लोग रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है, रोल मॉडल क्रिएट करने के क्षेत्र में भी काम किया है, विविध क्षेत्रों में काम किया है। लेकिन हमारी लिस्ट ख़त्म हो इसके पहले आप द्वारा, आपने जिन जिन लोगों को ढूंढा है उनको भी मुझे बताते जाइए, ताकि ये लिस्ट बढ़ती चली जाए और कभी वो सिलसिला ख़त्म ना हो कि रोज़ एक अच्छे आदमी की चर्चा करनी है। अच्छे आदमी की चर्चा करना एक तरह से ईश्वर को स्मरण करना है, क्योंकि ईश्वर ही सकारात्मकता पैदा कर रहा है। एक तरह से पूजा की तरह है। मैं तो जितने लोगों से मिलता हूँ, ज़्यादातर लोगों से जब 4, 5, 10, 12 बार मिलता हूँ, ये मेरी आदत रही है। जिस भी शहर में रहा, जिस भी नए व्यक्ति से 8-10 बार मिला, तो उससे पूछता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो सबसे अच्छे 10 व्यक्ति आए हैं जिनसे आप मिले हैं और जो अभी जीवित हैं, जिन्होंने आपको प्रभाव डाला अपने अच्छाई की वजह से, उनके नाम और पते और फ़ोन नंबर मुझे दीजिए। और अगर इस तरह से जो लिस्टें भी मुझे मिलती रहीं, उसमें कोई नाम कई लोगों की लिस्ट में आया है, तो जाहिर सी बात है वो उसमें अच्छा होने की संभावना है। फिर मैं खुद उससे मिलता हूँ और उससे इंटरेक्शन करता हूँ, उसका काम देखता हूँ, और ऐसे लोग फिर जो बहुत अच्छे हैं, बहुत पवित्र भाव से काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ाव बना हुआ है। चेन्नई में और तमिलनाडु में, जहाँ एकदम अपरिचित क्षेत्र था, वहाँ पर 40-50 लोग हैं हमारी लिस्ट में जो अद्भुत काम कर रहे हैं। एक एक करके उनको भी सबको बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे। पौंडीचेरी के अरविंदो आश्रम में श्याम कुमारी जी हैं, जो अद्भुत महिला हैं। पूरे देश के जो रोल मॉडल्स आज क्रिकेट के लोग या फिल्मी लोग हो गए हैं,
उनको रिप्लेस करने के लिए सही रोल मॉडल जो समाज की सेवा कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने आज़ादी के लिए काम किया, और या आज जो देश की रक्षा के लिए सेनाओं में काम कर रहे हैं, अद्भुत लोग हैं। उनके ऊपर 10-10 रुपए की किताब तैयार करके उन्होंने पिछले 30-35 साल से पूरे देश में बांट रही हैं। उन पे कल चर्चा करेंगे। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो अभी भी अपने लेवल पे सीमित संसाधनों में बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन रेगुलर, जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती रहती है, उसी तरह से अपने सीमित संसाधनों में बूंद बूंद करके अच्छा काम करते रह रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं सबके लिए अभिभूत हूं और सबको नमस्कार करता हूं जितने लोग आज जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आज चर्चा करेंगे हम, जिनकी एक दिन और हम लोगों ने चर्चा की थी, शुरुआत आज ध्रुव यादव जी से कर रहे हैं। ध्रुव यादव जी बिजली विभाग में एक बहुत छोटे पद पे रहे, फैजाबाद में काफ़ी दिन तक पोस्टेड रहे, 4-5 साल पहले रिटायर हुए, लेकिन 90 के दशक में उनके मन में ये इच्छा आई कि हमें गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, एक ट्रस्ट बनाया, एक संस्था बनाई और छोटा सा स्कूल झोपड़ी में शुरू किया, माझा क्षेत्र में सरजू के किनारे, जहां बेहद गरीबी है। बाढ़ से वो पूरा एरिया अक्सर बह जाता है। उस समय तो बह जाता था, अब थोड़ा बांध बन गया है, अब थोड़ी सुरक्षा हो गई है। और जैसा कि मैंने उस रिस्पेक्ट में इनकी चर्चा की थी कि इनके विद्यालय के बच्चों ने अपने पेरेंट्स के संस्कार बदल दिए। उनके पेरेंट्स जो माता पिता हैं, उनमें पिता शाम से ही नशा करके धुत रहते थे, काम धाम का कोई परवाह ही नहीं, परिवार का प्रताड़ना अलग से। ये सब देख करके जो सबसे ज़्यादा गरीब और इस तरह के परिवारों के जहाँ संकट हैं, उस क्षेत्र को जानबूझकर इन्होंने चैलेंज के रूप में चुना और वहाँ पर एक स्कूल की नींव डाली। धीरे धीरे एक एक ईंट करके बढ़ाते बढ़ाते आज इनका विद्यालय इंटर कॉलेज है। और पिछले 10-12 साल से इनके विद्यालय से इंटर करके बच्चे निकले हैं, बहुत मेधावी रहे हैं। उनमें कई तो BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अब PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और सभी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। इनका फ़ोन नंबर भी मैं आप सबको आज जो लिंक भेजूंगा आज के प्रोग्राम का, उसमें इनका फ़ोन नंबर भी दे दूंगा, ताकि जो लोग इनसे संपर्क करना चाहें, इनका विद्यालय जाकर देखना चाहें, उनका स्वागत है। किस तरह से ये संस्कार देते हैं, किस तरह से ये उस रूरल एरिया में तपस्या करके एक एक ईंट करके पूरा बिल्डिंग बनाया है। बहुत भव्य आलीशान तो नहीं है, लेकिन कई साल तक तो बिना दरवाजे के और बिना खिड़कियों के बस स्पेस कटा हुआ है, लेकिन वहाँ दरवाजे नहीं लगे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर में भी पढ़ाई हुई। हम कितनी बार गए हैं वहाँ, उस विद्यालय में सारे बच्चों को ये इकट्ठा कर देते हैं, सारे बच्चों को से बातचीत होती है, बरामदे में सबको बैठा देते हैं, लेकिन अद्भुत संस्कार दिया है। तो जो तोतो चान वाले वो विद्यालय जापान का जिसका चर्चा मैं करता हूँ, उस परंपरा में हिंदुस्तान में इस तरह के विद्यालय अगर आप ढूंढेंगे तो ध्रुव जी का ये विद्यालय उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी बच्चों ने अपने घर के संस्कार बदले हैं। मैं जब स्कूल में जाता हूँ तो कई बार ढेर सारी डायरियाँ लेके गया कि बच्चे तुम इसमें डायरी लिखो। डायरी लिखने से बच्चों में इम्प्रूवमेंट होता है। वह रोज़ अगर अपने इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलता है, हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, हम भटक तो नहीं रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने डायरी लिखना शुरू किया
डायरी लिखने से उनकी पर्सनालिटी में और इम्प्रूवमेंट आया। तो ध्रुव यादव जी एक चमकते हुए जुगनू हैं और इनका मैं फ़ोन नंबर और संपर्क सूत्र आज प्रोग्राम जब ख़त्म होता है तो लिंक इस प्रोग्राम का कि जो आज इस समय लाइव नहीं सुन रहे हैं वो रात में, कल सुबह, बहुत सारे लोग रात में देख के सुबह मुझे बताते हैं फीडबैक, बहुत सारे लोग सुबह सुनते हैं और उसके बाद फीडबैक बताते हैं। तो उसमें मैं अब जो लिंक देते हैं उसके साथ साथ आज के जिस पर्सनालिटी की हमने चर्चा की, जिस व्यक्तित्व, समर्पित व्यक्तित्व की चर्चा की, उसका फ़ोन नंबर भी आपको दे दिया करेंगे ताकि आप लोग उनसे संपर्क कर सकें, खुद जान लें, खुद उनके बारे में उनसे ही चर्चा कर लें, तो इससे और कॉन्फिडेंस आएगा। ये आज से एक नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। कल श्याम कुमारी जी के बारे में चर्चा करेंगे, मैंने आपको बताया ही। अब प्रेमचंद जी की कहानी परीक्षा आपके सामने पढ़ता हूँ। हमारे ख्याल से सिविल सर्विसेज के लिए लोक सेवा में चयन कैसा होना चाहिए, चाहिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड तो आपने आईएएस का इम्तहान लेकर के पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा टेस्ट कर लिया कि ये बच्चे रिटन में क्वालिफाई किए। इंटरव्यू के समय इस तरह के टेस्ट्स होने चाहिए जैसा कि प्रेमचंद ने परीक्षा में दिखाया है। इसीलिए क्योंकि ये भारत के संविधान और लोकतंत्र और लोक सेवा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, इसीलिए मैंने जागो गणराज्य जागो जो संविधान कथा की मेरी किताब है 80 पेज की, इसमें इस किताब को रखा है। इसमें 3 कहानियां रखी हैं, परीक्षा, पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी का, और तीसरी हार की जीत। हार की जीत भी बाबा भारती और खड़ग सिंह, और वो कहानी शायद आपको याद होगी, बचपन में पढ़ी थी आपने। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के इस निराशा वाले युग में वो कहते हैं कि बुरी घटना अगर मेरे साथ घट गई है तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बताने से लोगों को लगेगा कि अरे ये भी होता है, लोगों का, अच्छे लोगों पर विश्वास डगमगाने लगेगा, जो आज मीडिया सबसे बड़ा संकट क्रिएट कर रहा है। अगर आप मीडिया सुबह से शाम देखेंगे तो कोई अच्छा आदमी अगर है भी तो आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लाखों प्रश्न चिन्ह आपके मन में आएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर स्वार्थ है, चुनाव लड़ने वाला, और कुछ नहीं तो कोई अगर समाज के लिए अच्छा कुछ करने लगे तो मुझे लगता है ये चुनाव लड़ने वाला है। चुनाव लड़ना क्या कोई अपराध है? अच्छे लोगों को आप सच्चे प्रतिनिधि को आपके विधानसभा और लोकसभा में जाना चाहिए। आपको खुद ऐसे लोगों को तलाश करके प्रत्याशी बनाना चाहिए। लेकिन ये एक आक्षेप बन गया कि लगता है चुनाव लड़ने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है चुनाव लड़ने का मतलब थोड़ा बहुत काम और करोड़ों रुपए दे करके टिकट लेना। तो ये जो घटनाएं हमने पढ़ी सुनी हैं उसकी वजह से अब अच्छाई पर और अच्छे लोगों पर विश्वास ही खत्म हो गया है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की ज़रूरत है। इसीलिए इस परीक्षा कहानी के बाद एक कविता भी मैं सुनाऊंगा अपनी, कितनी प्रार्थना, क्योंकि वह भी जो चर्चा आज इस समय निकल पड़ी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कितनी प्रार्थना, और उसके बाद फिर राइट्स, मूल कर्तव्यों के जो 4 अन्य फंडामेंटल राइट्स हैं जो कल छूट गए थे, नहीं हो पाए थे, उन पर चर्चा करेंगे। तो अब मैं प्रेमचंद जी की कहानी परीक्षा आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आपको आनंद आएगा निश्चित रूप से। ज़्यादातर लोगों ने तो पढ़ी होगी, मैं केवल उसको याद दिला रहा हूँ। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो परमात्मा की याद आई।
उस समय की भाषा है, प्रेमचंद की भाषा समझ लीजिए कि आज से 90, 100, 70, 80, 90, 100 साल पहले की भाषा है। लेकिन विजन देखिए, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय किया। बहुत लोग आज जुड़ रहे हैं सबको, क्योंकि 6 चैनलों से रिले हो रहा है, तो हर एक पर ढेर सारे लोग आते जा रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है आज। और आज ईश्वर की कृपा है कि नेट ठीक चल रहा है सभी पर। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु राजशाही है, महाराज जी हैं, तो बात महाराज और राजशाही में प्रेमचंद स्टोरी का जो माहौल है वो लिया है, लेकिन जो मैसेज है वो लोकतंत्र का है। जाकर महाराज से विनय की दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन जब दीवान साहब ने नहीं माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना होगा। शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना होगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में, पत्र मतलब समाचार पत्र, उस समय भी 19th सेंचुरी के बिगिनिंग से न्यूज़पेपर छपने लगे थे। तो दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के लिए योग्य समझें, वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्स कर दिया गया। हम ये नहीं कहते कि आज सिविल सर्विसेज के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलैक्स कर दिया जाए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रखा जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तहान भी ले आईएएस और सिविल सर्विसेज का, लेकिन जो लोग क्वालिफाई करें उनको इस तरह के टेस्टों से गुजारा जाए जैसा सुजान सिंह के इस दीवान साहब ने किया। अलग अलग इस तरह के टेस्ट बनाए जा सकते हैं, डिजाइन किए जा सकते हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटी इस डायमेंशन में टेस्ट की जा सकती है। यह जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट हों। यहाँ पर हम एक चर्चा करते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए चूंकि स्पेशलाइज्ड काम करना होता है, इसलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इम्तहान ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे कहते हैं जब संविधान की बात करते हैं कि ये बहुत दुख का विषय है कि चपरासी के लिए तो हाई स्कूल या इंटर या क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन लोग नेताओं को, जो हमारे एमपीज एमएलएज हैं, इनके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। मैं 2-3 बातें कहता हूं उनसे कि क्या बगैर पढ़े लिखे लोग और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की नैतिकता में, संवेदना में कोई अंतर है? क्या पढ़े लिखे लोग ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, ज़्यादा नैतिक हो जाते हैं? मेरा अपना अनुभव है कि तमाम सारे निरक्षर लोग, किसान, मजदूर, उनमें ज़्यादा नैतिकता है, ज़्यादा संवेदना है। तो हमको चुनाव जो करना है, क्योंकि जो शिक्षा के द्वारा काम होना है वो उसके लिए तो सिविल सर्विसेज है ही। वहाँ केवल नियम कानून बनना है, और नियम कानून वही बना सकता है जो जनता के सुख दुख से जुड़ा हुआ हो, उस चींटी की तरह से। तब मैं वो चींटी वाली कहानी सुनाता हूँ
जिसे कई बार सुना चुका हूँ, फिर एक आध दिन सुनाऊंगा, जो तोते के दुख को अपना दुख समझ करके और उसके लिए जो उसके वश में है उतना करती है। तो उसी तरह का गुण होना चाहिए लीडर में। लीडर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता है। लीडर में अहंकार नहीं होना चाहिए। वो जिनको लीड कर रहा है या जिस ग्रुप में है, उस ग्रुप के सारे लोगों के सारा ज्ञान को उभारना उसका काम है। ये नहीं कि मैं जो कहता हूँ वो हो। जो सब लोग उसके साथ हैं, उसमें जो नीचे के लोग उसके टीम के हैं, उनमें अगर कोई ज्ञान है, कोई खूबी है, वो अच्छी राय देते हैं तो उसको स्वीकार करना। लोकतंत्र में लीडर का मतलब है कि उस पूरी टीम का जो बेस्ट है वो निकाले। तो वहाँ पर शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए राजेंद्र बाबू ने संविधान में जब अपने भाषण में 26 नवंबर 49 को संविधान पास करते समय कहा था कि अच्छे चरित्रवान ईमानदार संवेदनशील लोग, अच्छे चरित्रवान ईमानदार संवेदनशील लोग। शिक्षा तो बहुत सेकेंडरी है और जो स्पेशलाइज्ड काम है उसके लिए स्पेशल लोग चुने जा रहे हैं। लेकिन जहां संवेदना के द्वारा नियम कानून बनाना है, वहां शिक्षा और बगैर शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो वहां अगर आप शिक्षित के क्राइटेरिया बना लेंगे तो उससे क्या होगा। दूसरी बात, जब आज माहौल ये है कि इतना सारा नकल माफिया और ये वो, तो डिग्री लेना कौन मुश्किल काम है। आप डिग्री का क्वालिफिकेशन बता देंगे तो डिग्री ले लेंगे लोग। मतलब इसके लिए तो पटना में जब मैं पोस्टेड था तो एक जोक बड़ा पॉपुलर था बिहार में, और हो सकता है कि लोगों को ये लगता है कि बिहार के बारे में ये जोक गलत हो या मजाक उड़ाने का हो। लेकिन जब वहाँ की टॉपर स्टूडेंट ने, जब उनसे मीडिया में इंटरव्यू लिया गया, इंटर की बोर्ड की टॉपर, और वो सब्जेक्ट का नाम नहीं बता पाई, तो आप समझ लीजिए शिक्षा कैसी है। तो वहाँ डिग्री लेना कौन सा मुश्किल है। तो वहाँ जोक ये चलता था कि बेंगलोर से एक बिहार की फैमिली थी जिसमें उसका मायका बेंगलोर रहा होगा, नहीं सॉरी, बेंगलोर की एक फैमिली थी जिसका किसी वजह से पटना आई वो लेडी। तो और वापस गई, जब अपने हस्बैंड से बताया कि मैं पटना गई थी और देखिए मैं अपने लिए पीएचडी की डिग्री ले आई हूँ, तो उसके हस्बैंड बड़े चकित हुए कि अरे पीएचडी की डिग्री ले आई हो, और थोड़ा सोचने लगे, दुखी होने लगे। तो पता हो सकता है वो शिक्षा व्यवस्था पे दुखी हो रहे हों या जिस वजह से दुखी हो रहे हों। तो उनकी वाइफ ने कहा कि आप दुखी मत होइए, आप ये मत सोचिए कि आप पीएचडी नहीं है, आप डॉक्टरेट नहीं है और मैं आपसे हाईली क्वालिफाइड होने के लिए यह डिग्री ले आई हूँ। ये देखिए मैं आपके लिए भी डिग्री लाई हूँ। तो ये जोक था, लेकिन ये जोक नहीं है, यह अंतरात्मा को बेधने वाली एक सच्चाई है इस देश में। तो जहाँ पर एजुकेशन का ये हाल हो, वहाँ पर आप कोई भी डिग्री लगा लीजिए MPMLA के लिए, वो ले आएंगे। इसलिए एक ही डिग्री होनी चाहिए, वो लोक सेवा के लिए भी और लोक नीति के लिए भी, MPMLA के लिए भी और सिविल सर्विसेज के लिए। यह जरूरी है जो परीक्षा कहानी बता रही है। बाकी सिविल सर्विसेज के लिए एजुकेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि उनको स्पेशलाइज्ड काम करना होता है। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट हों। इसी पर यह चर्चा आगे बढ़ गई, मगर हृष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक का सुटाने की जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। 1 महीने तक दीवान जी उन सारे कैंडिडेट को अपने साथ रख रहे हैं चुनने के लिए। ये होना चाहिए, सीखना चाहिए हमारे पब्लिक सर्विस कमीशंस को इस मामले में।
इंटरव्यू आधे घंटे का नहीं होना चाहिए, 2-4 दिन का एक एक कैंडिडेट का होना चाहिए, अगर 1 महीना नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा, क्योंकि विद्या तो बाद में भी दी जा सकती है, ट्रेनिंग के दौरान दी जा सकती है, लेकिन कर्तव्य की भावना, उसका टेस्ट जरूरी है। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, इसीलिए कहानी का नाम परीक्षा है, इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। प्रेमचंद की भाषा बिल्कुल हिंदुस्तानी है, मुल्क या उर्दू के शब्दों का भरपूर उपयोग है, बिल्कुल, और हर आदमी समझ सकता। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। लोग सोचते रहे होंगे नसीब का खेल है, लेकिन नसीब का खेल नहीं है, बात कुछ उससे गहरी है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कितना बढ़िया चित्रण है। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। उस समय तक ट्रेनें आ चुकी थी, क्योंकि ट्रेनों की शुरुआत 1800 कुछ में हुई थी, 1860 के आसपास, और ये 1940-50 के आसपास ये कहानी लिखी आ रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। देखिए कितनी जाति धर्म से ऊपर उठकर ये कहानी है। यही तो प्रेमचंद की खूबी है। प्रेमचंद और कबीर, कहानियों में प्रेमचंद और विचारों में कबीर, क्या बात है। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम पे रोया करते थे, यहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम पे रोया करते थे, यहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। रंगीन ऐमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में साज अपनी सज-धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। उसके बावजूद कि लिख दिया गया था कि ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद में पर्दा तो ढका रहता है। क्या लाइन है। क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी, सनद के कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई रुकावट न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। अगर सनद रहे, सर्टिफिकेट रहे, तो बहुत सारी और दुर्गुण छिप जाते हैं, छिपे रहते हैं, उन पर पर्दा पड़ा रहता है। सनद हिंदुस्तान में पर्दा डालने का भी काम करता है, ये प्रेमचंद ये कह रहे हैं। तो अगर हम MP MLA के लिए सनद रख देंगे तो और उनके तमाम सारे जो गड़बड़ आचरण हैं उन पे पर्दा पड़ जाएगा, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरदार सुजान सिंह ने इन महाभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। बढ़िया उपमा देते हैं प्रेमचंद। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप से दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। सुबह सुबह का सूरज की, सुबह की लाली, राइजिंग सन का, उगते हुए सूरज का। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी। आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगारेट पीते थे। द
द, स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पद छोड़ देने का उनके लिए हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर लॉ को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे थे। पता नहीं पढ़ते कम थे, देखते ज्यादा रहे होंगे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्रों को पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है इन सब चीज़ों को। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी, वह दीवान आड़ में बैठा हुआ सब देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। वह सब देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगा। दफ्तर का कितना बढ़िया वर्णन और कमेंट कर डाला हेमचंद जी ने कि गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगा। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग दौड़ने वाले धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती जाती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक, शाम तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। दोनों टीमों ने बहुत बढ़िया खेला। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को, आने जाने वालों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई, नाले में उतरना फिर चढ़ना पड़ता है, तो चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर और फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। आपको एक्सपीरियंस होगा कि जब चढ़ाई पे चढ़िए, गाड़ी चाहे कोई और कार को भी कभी कभी धक्का देकर जब चढ़ाने की नौबत आती है, अगर नहीं चढ़ पाता तो फिर ढलक कर नीचे आ जाता। वो सारा डिस्क्रिप्शन इतना बढ़िया प्रेमचंद जी दे रहे हैं, जीवंत कर देते हैं। पढ़ने से ही पूरा जैसे कि हम फिल्म देख रहे हो। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझला कर बैलों को मारता,
लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए, हॉकी के वाले, वो घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति नहीं थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उस समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी, साहस था, संवेदना थी। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी, साहस था और संवेदना थी। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था, शायद इसीलिए वो सबसे आखिर में आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख लिया, क्रिकेट वाला, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा, एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधा झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आप ही को मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलती है, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ क्योंकि 1 महीना सबको ऑब्जर्व होना था। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, आज तो पूरा स्क्रीन पर लोगों के नाम और मैसेजेस भरते जा रहे हैं। कितने लोग हैं, कितने वेव कर रहे हैं आज के, बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजा। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवाने के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवाने के उम्मीदवार महाशयों, आप लोगों को जो कष्ट हुआ है उसके लिए क्षमा चाहिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, संवेदना हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से
हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठीं, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल, उदारता और संवेदना का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। वह जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए खुद, परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। पंच तो यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। किस तरह से चुनाव किया उस सरदार दीवान ने। हमें सिविल सर्विसेज के लिए भी इंटरव्यू का सेशन बढ़ाना होगा और ऑब्जर्व करना होगा करीब से। 2-2, 4-4 दिन एक कैंडिडेट को ऑब्जर्व करना होगा कि हमें IAS, IPS या सिविल सेंट्रल सर्विसेज में ऐसे लोग चाहिए जो उसी तरह से आत्मबल वाले हों, संवेदनशील हों, दूसरे के दुख दर्द को अपना समझते हों। और 130 करोड़ हम भारत के लोगों को ये कहानी इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपना प्रतिनिधि चुनते समय वह दीवान चुन रहे थे, हम जिनको MP, MLA या गांव प्रधान चुन रहे हैं, इन्हीं गुणों के तरह से होना चाहिए। चुनाव का एकमात्र क्राइटेरिया ये है जो इस कहानी में दिखाया गया है, या जो चींटी व्यवस्था में वो चींटी करती है। हमें पब्लिक को ढूंढना पड़ेगा। वो जो अपना प्रचार करने के लिए आते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके, भौकाल बना करके, हमको उनको नहीं चुनना है। वो हमारा कभी भला नहीं करेंगे। हमको खुद देखना है। गांव में तो सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनको खुद पता है कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील कौन है, जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है, उसी को प्रधान बना दो। वहाँ प्रचार की क्या ज़रूरत है। और जो वहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी अगर लागू है, कभी पारी पारी से, कभी OBC, कभी SC ST, कभी महिला, कभी जनरल, तो उस वर्ग में जो सबसे अच्छा है, सबका पूरे गांव के लोग जानते हैं, तो उनको प्रधान बना दो। विधानसभा और लोकसभा में जनता को पहले से खुद तय करना है, देखना कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे अच्छा व्यक्ति ये है, क्योंकि सब देखते रहते हैं। सबके क्षेत्र बड़ा है तो अलग अलग जगहों में ढेर सारे लोग उस तरह का चुन करके 7-8 प्रत्याशी हो सकते हैं। पार्टियों के चक्कर में तो जाना ही नहीं है। उस दीवान ने ये नहीं कहा कि इस जात या इस धर्म या इस पार्टी का हो, पार्टी भी नहीं होना चाहिए। संविधान में कभी नहीं एक्सपेक्ट किया गया कि पार्टियों की तानाशाही चलेगी देश में। जो सबसे अच्छा है उस प्रत्याशी की तरह से, जिसको उस दीवान ने चुना, इसलिए कि उसने उस बूढ़े किसान को उस संकट से बचाया। उसमें इतनी संवेदना थी कि खुद चोटिल होते हुए भी उसने किया। और विश्वास मानिए, अगर इस तरह के प्रत्याशियों को हमने चुना होता विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में और ग्राम सभा के चुनाव में, और अगर इस तरह के लोक सेवक चुने गए होते पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, तो इस देश में एक भी किसान कभी आत्महत्या नहीं करता। पिछले 18-20 सालों में जो 8 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, तो चिकोटी काट के देखना पड़ता है कि यह आज़ाद हिंदुस्तान है क्या? इसी आज़ादी के लिए लाखों लाख, 7 लाख से ज़्यादा लोग अपने फांसी के फंदे पे झूल गए थे, या खुशी खुशी गोलियां खा रहे थे कि हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन देश तो बचेगा। देश क्या बचा? 8 लाख किसानों की आत्महत्या कुछ कहती है, लेकिन हम सपने की तरह से इसको
देखने के बाद भी चुप रहते हैं। अभी भी भौकाल बनाने वालों को, गाड़ियों के काफिले से चलने वालों को, करोड़ों अरबों खर्च करने वालों को, शराब बांटने वाले को चुनते हैं। हमें शर्म नहीं आती है? हम भारत के लोगों को शर्म आनी चाहिए। किस दलदल में हम फंसे हुए हैं और इसका इलाज किसके पास है? हम भारत के लोगों के पास है। हमको जागना होगा। ये कहानी प्रेमचंद की जगाने के लिए है। वो 70-80 साल पहले ये कहानी लिख करके चले गए और हम इसको पढ़ते भी नहीं हैं। आजकल का जो सिलेबस हो गया, हम लोग तो खुशनसीब इस मामले में हैं कि हाई स्कूल, इंटर में प्रेमचंद की कहानियाँ एक किताब के रूप में हमारे पास थी। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। कबीर हम पढ़ते थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। आजकल तो तमाम सारा मॉरल साइंस हमने हिंदी और अंग्रेजी इसमें पढ़ा। आज न मॉरल साइंस का सब्जेक्ट है, न कबीर गायब है सिलेबस से, प्रेमचंद गायब है। आजकल के बच्चे तो ये सब जानते ही नहीं हैं। कंपलसरी होना चाहिए ये इस तरह की चीज़ें और इस तरह का लिटरेचर। ये लिटरेचर संविधान को इम्प्लीमेंट करने के महत्वपूर्ण हथियार हैं। उस वजह से मैं इनको सुनाता हूँ आपके पास। ये बहुत ज़रूरी है। हम 130 करोड़ लोगों को तपस्या करनी पड़ेगी। अब मैं 6 बज रहा है। ये कविता कितनी प्रार्थना और उसके बाद 15-20 मिनट में वो फंडामेंटल राइट्स के जो बचे हुए अंश हैं, जितना आज हो सकेगा आज, नहीं फिर बाकी कल सुनेंगे, क्योंकि समय अपना है। और आराम से, इत्मीनान से ये चीज़ें आपके दिमाग में जानी चाहिए। हम भारत के लोग के पर्सपेक्टिव में हमको सोचना है। देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए ना कोई फरिश्ता आएगा, ना यूएनओ से कोई आएगा, ना कोई अवतार लेगा। ये हम ही को करना है। हम ही 130 करोड़ लोगों को करना है। अपनी मानसिकता बदलनी है, चयन की प्रक्रिया बदलनी है। जैसे कितनी सारी चयन की प्रक्रियाएं रही होंगी, लेकिन दीवान ने अपनी प्रक्रिया निकाली क्योंकि उसे अपने रियासत की परवाह थी, रियासत बचाना था। अगर हमने अपने देश को बचाना है तो वही चयन प्रक्रिया लोक सेवा में और लोक नीतिक लीडर्स में, दोनों में अपनाना होगा। इसीलिए वो कहानी बहुत ज़रूरी है। पंच परमेश्वर भी उतनी ही अच्छी कहानी है। प्रभाकर जी ने जैसा चाहा कि उसे ही आज सुनाया जाए, उसे कल सुनाऊंगा। लेकिन पंच परमेश्वर न्याय के लिए है और ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो। न्याय तो अपने आप हो जाएगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही हो। अगर अपनी ड्यूटी सब करने वाले अच्छे हो जाएं तो सब लोग वैसे ही खुशहाल हो जाएंगे, सबके अधिकार मिल जाएंगे। इसीलिए मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ज़्यादा महत्व देता हूँ और ऐसे ड्यूटीफुल सेंसिटिव लोगों को, ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील लोगों को व्यवस्था के दोनों पक्षों में, लोक सेवा में और लोकनीतिक नेताओं में, लीडर्स में, दोनों में होना चाहिए। लेकिन वह अवस्था लाने के लिए हम लोग तो भगीरथ की तरह से तपस्या कर ही रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को तपस्याएं करनी पड़ेंगी, वही ये कविता है। ये हमारे संग्रह धरती जानती है से है। बड़ी पुरानी कविता है लेकिन आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। कितनी प्रार्थना, जब चारों ओर अभिमान का साम्राज्य हो, जब चारों ओर अभिमान का साम्राज्य हो, तो कितनी संवेदना की जरूरत होगी अभिमान तोड़ने के लिए। जब चारों ओर अभिमान का साम्राज्य हो तो कितनी संवेदना की जरूरत होगी अभिमान तोड़ने के लिए। जब चारों ओर अधर्म की जीत हो रही हो तो कितने बड़े विश्वास की जरूरत होगी यह एहसास दिलाने के लिए कि धर्म की विजय होगी। जब चारों ओर अधर्म की जीत हो रही हो तो कितने बड़े विश्वास की जरूरत होगी यह एहसास दिलाने के लिए कि धर्म की विजय होगी। जब चारों ओर धन की विजय होती हो तो कितने बड़े बलिदान की जरूरत होगी इस विश्वास को जगाने में कि धन हारता भी है, कि धन हारता भी है। जब चारों ओर हिंसा ही हिंसा हो तो कितने बुद्ध चाहिए। जब चारों ओर हिंसा ही हिंसा हो तो कितने बुद्ध चाहिए जिससे अंगुलिमालों के हृदय में परिवर्तन हो सके। प्रभाकर जी ने फिर कमेंट किया है, बड़ा अच्छा। यह कहानी उनकी पृष्ठभूमि, उसकी पृष्ठभूमि और प्राकर्तन है। यह आज प्रस्तुत किया गया। आपने प्रीतिकर
किया है। जब चारों ओर हिंसा ही हिंसा हो तो कितने बुद्ध चाहिए जिससे अंगुलिमालों का हृदय परिवर्तन हो सके। जब अधिकांश लोग सत्य का मार्ग छोड़ रहे हों तो कितने बड़े धैर्य की जरूरत होगी। जब अधिकांश लोग सत्य का मार्ग छोड़ रहे हों तो कितने बड़े धैर्य की आवश्यकता होगी जिससे यह विश्वास बना रहे कि सत्य की विजय होगी। जब अधिकांश लोग सत्य का मार्ग छोड़ रहे हों तो कितने बड़े धैर्य की जरूरत होगी जिससे यह विश्वास बना रहे कि सत्य की विजय होगी। सत्य की विजय होगी, इस पर एक छोटा सा एपिसोड है, बड़ा आपको मज़ा आएगा, इसलिए मैं उसको ज़रूर सुनाना चाहूँगा, भले ही 2-4 मिनट और लग जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं हमको समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए। जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो तो कितनी तपस्या की आवश्यकता होगी। जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो तो कितनी तपस्या की आवश्यकता होगी प्रकाश की एक किरण लाने को। जब चारों ओर अंधेरा, तभी मुझे याद आ गई है कविता, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो तो कितनी तपस्या की आवश्यकता होगी प्रकाश की एक किरण लाने में। और जब चारों ओर अविश्वास फैल रहा हो, जैसे मीडिया दिखा रहा है, किसी पर विश्वास नहीं का कोई करता, अविश्वास जैसे अंदर घुसता जा रहा है, हर चीज पर अविश्वास, कोई निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहा हो तो उस पर भी अविश्वास कि जरूर कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई ना कोई निहित स्वार्थ है। तो जब चारों ओर अविश्वास फैल रहा हो तो कितनी प्रार्थना की आवश्यकता होगी कि विश्वास पनप सके। जब चारों ओर अविश्वास ही अविश्वास फैल रहा हो, सारा मीडिया, सारा अखबार और सारे सोशल मीडिया भी, उसमें सोशल मीडिया में विश्वास का एलिमेंट 5-7% आता है, 90% उसमें भी अविश्वास वाला एलिमेंट ही आ रहा है। तो जब चारों ओर अविश्वास फैल रहा हो तो कितनी प्रार्थना की जरूरत होगी कि विश्वास पनप सके। उतनी प्रार्थना जितनी जरूरत होगी उतनी हम 130 करोड़ लोगों को करना है अगर देश को बचाना है, खुशहाल करना है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने कहा कि एक बड़ा अच्छी चीज याद आ गई, सत्य की विजय होगी, इसके बारे में हुआ है कि कितने धैर्य की आवश्यकता होगी कि सत्य की विजय, या कितने अंदर से ताकत की जरूरत होगी इस बात का एहसास और विश्वास बनाए रखने के लिए सत्य की विजय होगी। एक बहुत बड़े भविष्य वक्ता हैं, टीवी पर अक्सर आते हैं लोगों का भविष्य बताने के लिए, मेरे परिचित हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम मैं किसी का नहीं लेता हूं और केवल प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूं। मैं जो भी बात करूंगा संदर्भ केवल प्रवृत्तियों का लूंगा, नाम नहीं। तो एक बार, अच्छा, रहस्य जितने हमारे भी भविष्य वक्ता आते हैं टीवी पर, दरअसल अगर शुद्ध संवैधानिक रूप से देखा जाए तो ये बैन होना चाहिए। संविधान कहता है कि अंधविश्वासों का परित्याग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन। शुद्ध अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जितने ज्योतिषी आते हैं टीवी पर सब के सब शुद्ध अवैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं, इनको पर बैन होना चाहिए। चलिए, पब्लिक सुनती है तो सुनाते हैं, टीआरपी मिलता होगा। तो एक जो हमारे परिचित हैं, ये लोग खूब क्या ड्रेस पहन करके आते हैं, क्या स्वांग बना करके आते हैं, जैसे कि बिल्कुल देवदूत ही, फरिश्ता ही उतर आया। एक बार घर पे ही आए थे, इस बात पर चर्चा होने लगी, जो अपने देश का सिंबल है अशोक की लाट और उसके नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते वैदिक मंत्र है। वो कहते थे, पांडे जी अब समय ऐसा आ गया है कि सत्यमेव जयते झूठा है, असत्यमेव जयते होता है। सत्यमेव जयते अब मंत्र गलत है। मैंने कहा सत्य की जय होती है, यह गलत है।
जिस दिन ये गलत हो जाएगा उस दिन सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सत्य क्या है? सत्य तो पूरी सृष्टि का एग्जिस्टेंस ही सत्य है। और सत्य कैसे पराजित हो सकता है? तो मैंने उनसे कहा कि आपके इस श्लोक के जो आप इस वाक्य के असत्य में हो जाते होता है, इसके संदर्भ में मैं पातंजलि योग सूत्र के 2 जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनका संदर्भ देना चाहता हूं। और पातंजलि योग सूत्र शुद्ध वैज्ञानिक किताब है। उसमें योग का मतलब जुड़ना और जोड़ना ही है, सबसे जोड़ना, पूरी सृष्टि से जोड़ना। आप वो जुड़ाव महसूस करें, वही योग है। सृष्टि से जोड़ना, ब्रह्मांड से जोड़ना, ब्रह्म से जोड़ना, यही योग है। और योगासन उस जुड़ाव के साथ जो आप शरीर को अच्छा विकसित करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए जो क्रियाएं कहते हैं, वह योगासन है। अन्यथा वो आसन है। अगर आप ईश्वर से, समष्ट से, ब्रह्मांड से, ब्रह्म से, प्रकृति से, धरती से, समाज से, देश से, सबसे जुड़ाव के साथ वह आसन नहीं कर रहे हैं तो वह योगासन नहीं है, वो महज आसन है, अभ्यास है। योगासन वह तब बनता है जब आप उस अपने योग का विस्तार करते हैं, सबसे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो वह तो भावभूमि है पातंजलि योग सूत्र की। लेकिन उसके 2 सूत्र बड़े प्यारे हैं, वैज्ञानिक सत्य हैं। भले ही वह व्यवहार के लिए हैं, लेकिन वह विज्ञान के सत्य की तरह सच है। पहला सूत्र है, कई सूत्र हैं लेकिन 2 सूत्र बहुत प्यारे हैं। पहला जो उस संदर्भ में है कि सत्यमेव जयते। अगर आप कोई ये कहता है, जैसे कहते हैं जमाना खराब है, कलयुग है, उनके लिए मैं कहता हूं कि कलयुग सबसे बड़ा मिथ है, आडंबर है, झूठ है। यह गलत काम करने वालों द्वारा फैलाया गया एक झूठ है कि कलयुग है या जमाना खराब है, बुरा है। क्योंकि जो खराब काम करना चाहते हैं वो कैसे कहें कि मैं खराब हूं, मैं खराब काम करना चाहता हूं, तो वो कहते हैं कलयुग है, मैं कैसे अच्छा काम करूं, अच्छा काम करूंगा तब भी बुरा फल मिलेगा, तो चलो बुरा ही काम कर लेते हैं जब बुरा फल होना है। तो कलयुग की धारणा गलत है और जमाना खराब है, यह धारणा गलत है। अगर जमाने में कुछ कमी है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। वह भी जमाने को बुरा कहने लगा है, मेरी कविता छोटी सी है, वह भी जमाने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा। उस माहौल से जरा सा हटिए, पेड़ के पास चले जाइए, उसके फूल के पास चले जाइए, एक नन्हे बच्चे के पास चले जाइए। एक से एक अच्छे बच्चे धरती पर ईश्वर भेज रहा है, कैसे जमाना खराब है। तो पातंजलि योग सूत्र का जो सूत्र मैं पहला कहना चाहता हूं, उसका अर्थ है कि जो सत्य को साध लेता है वह जो भी कहता है सत्य हो जाता है। सत्य की साधना तो इतनी विराट है। सत्य हार कैसे सकता है? जो सत्य की साधना कर लेगा, वो जो कहेगा वो सत्य हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत है। मैंने कहा आप भविष्य वक्ता हैं। भविष्य तो आप सही तभी बता सकते हैं जब आप सत्य की साधना करें। जब आप सत्य की साधना कर लेंगे तभी आप भविष्य के बारे में बोल सकते हैं। किसी का भविष्य आप तभी सही बता सकते हैं जब आपने सत्य की साधना की हो। तब जब आप बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। और आप असत्य की साधना कर रहे हैं, असत्यमेव जयते सिद्धांत पर चल रहे हैं और भविष्यवक्ता बने बैठे हैं। क्या तमाशा है। लेकिन अब टीवी वाले भी टीआरपी बढ़ाने के लिए, बड़ा बड़ा ड्रेस और ये सब दिखाने के लिए, और तमाशा है। तो ये है सत्यमेव जयते। यहीं से श्राप और वरदान की जो बातें सुनाई देती हैं तमाम सारे हमारे पुरातन सांस्कृतिक ग्रंथों में, उसकी नींव या बुनियाद यही सूत्र है कि जो सत्य को साध लेता है वो जो भी कहता है वो सत्य हो जाता है।
चाहे वो आशीर्वाद और वरदान हो या श्राप और सत्य की साधना के बाद इतनी शक्ति आती है। इसके दो कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से आप एनालाइज करिए तो इसके दो कारण हो सकते हैं। जब आप सत्य की साधना करेंगे जब आप निस्वार्थ हो जाएंगे तो आपको भूत भविष्य वर्तमान सब दिखने लगेगा, जिसे त्रिकाल दर्शन कहते हैं। आप विजनरी हो जाएंगे, आपको भविष्य में जो होने वाला है उसका आहट मिलेगा, क्योंकि फिर आप तीनों कालों में आपकी सत्य की साधना वो दर्शन कराएगी, उसकी आहट आपको आएगी, आप महसूस करेंगे। जीव जंतु वनस्पतियां प्रकृति सब आपको वो आहट देंगी और आप उसको देख सकेंगे। तो जब आप सत्य की साधना करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या होने वाला है और आप वही बोल देंगे। तो जिसको अच्छा बोल देंगे उसके लिए श्राप वरदान हो जाएगा और जिसको बुरा बोल देंगे वो श्राप आपको दिखेगा। और दूसरा जो मोमेंटम का सिद्धांत है फिजिक्स में, साइंस में, कि तमाम सारे संबंध मोमेंटम से चलते हैं। तो ये पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, सब कुछ, धरती आपसे जिस संवाद में है और आपके सत्य की साधना और सत्य के मोमेंटम को वो देख रही है, तो उस मोमेंटम में आप कोई चीज़ अगर हो सकता है कि आपके मुंह से जो भी निकल जाए, प्रकृति को यह गलतफहमी भी हो सकती है, नियति को यह गलतफहमी भी हो सकती है कि ये बोल रहे हैं तो सच होगा। हो सकता है 4-5 बार आप से गलत बोल दें तो फिर वो मोमेंटम ख़त्म हो जाए और तब उस पर विश्वास करना छोड़ दें। लेकिन ये ऐसे ही है कि जैसे अगर आप हमेशा सच बोलते हैं और कुछ आप मुझसे कहते हैं एक झूठ भी, तो मैं विश्वास कर लूँगा, जब मोमेंटम रहेगा विश्वास करने का। तो उसी तरह से धरती भी और प्रकृति भी और नियति भी हमारे सत्य की साधना के मोमेंटम से उसको सच कर देगी या करा देगी। इसलिए सत्यमेव जयते कभी गलत हो ही नहीं सकता। जो लोग आज कहते हैं, लोगों को मैंने अपने बच्चों तक को ये शिक्षा देते देखा है कि बेटा अब प्रैक्टिकल बनो। असत्य को प्रैक्टिकल का कहा जाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि गलत करो, असत्य बोलो। कहते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, मतलब गलत आचरण करो, गलत बोलो, इसको प्रैक्टिकल होना कहा जाता है। कैसे कहें कि असत्य का आचरण करो, कहते हैं प्रैक्टिकल बनो। लेकिन अंत में सच ही जीतता है और जो भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहा है और असत्य का आचरण कर रहा है, ये निर्णय 1-2 साल में नहीं होता, पीढ़ियों में होता है। इसलिए असत्य में वो जयते उसके बाद फिर वो भविष्य बताने वाले वो महाशय बड़ा, मतलब कुछ दिनों तक तो मेरी फ़ोटो के साथ ये दोनों जो सूत्र संस्कृत में उनको बताए थे पतंजलि योग सूत्र के, उसको बहुत दिनों तक मेरे फ़ोटो के साथ लिख करके, उस समय फ़ोटो पे लिखना मुझे नहीं आता था तो लिख करके मेरे पास भेजा करते थे। उतना उनके बाद दिल के अंदर उतर गई। तो इसलिए वह विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, कितना भी धैर्य उसके लिए लगे कि अंत में सत्य ही जीतेगा। और जो दूसरा सूत्र है वो भी बड़ा प्यारा है कि जो अहिंसा को साध लेता है, जिसके मन में किसी के प्रति बुराई मन में भी नहीं आती और व्यवहार में भी नहीं है, जो अहिंसा को साध लेता है, उसके पास जो भी आता है अहिंसक हो जाता है। जो अहिंसा को साध लेता है, जिसकी अहिंसा की साधना पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसके पास जो भी आएगा अहिंसक हो जाएगा। इस अहिंसा की जो साधना है, उसकी पराकाष्ठा पे अगर आप ढूंढेंगे
एक चमकता हुआ नाम आएगा, बहुत लोग उसके आसपास होंगे। चमकता हुआ अंगुलिमाल और बुद्ध, वो घटना याद करिए। बुद्ध से बड़ा अहिंसा का साधक और उससे बड़ा अहिंसा की साधना करने वाला दुनिया में अभी तक कोई नहीं हुआ। कहानी पढ़िए, बहुत लोगों ने बुद्ध के बारे में लिखा है, लेकिन तिक नाथ हन एक बर्मीज राइटर हैं और बुद्ध के फॉलोअर हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध के चरित्र पर इतनी अच्छी किताब लिखी है कि मैंने तो बहुत सारी वो किताब बांटी और कई बार वो किताब पढ़ी। एक एक शब्द बिल्कुल मोती जैसे हैं। किताब का नाम है जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के, जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के। अद्भुत किताब है। उसमें वो दिखाते हैं कि अंगुलिमाल, जिसने 1000 अंगुलियों की माला पहनने का व्रत ले रखा था, 999 लोगों की अंगुलियां काट काट करके माला के लगभग बना लिया था, एक बस जोड़ना बाकी था। और तब उसने कहीं नाम सुना कि यहाँ बुद्ध रहते हैं, तपस्या कर रहे हैं या प्रवचन कर रहे हैं, तो उसने कहा 1000वां उन्हीं के उंगली से करेंगे। आता है बुद्ध के पास, अब पूरा मतलब जैसे जैसे वो आता, मैग्नेटिक फील्ड की तरह से होता है अहिंसा, वो मैग्नेटाइज कर देता है। जो मेरी वो गजल का शेर है, जो समाज या प्रभाव किसी व्यक्ति का कैसा पड़ता है, यह सब भी बिल्कुल वैज्ञानिक फिजिक्स के मैग्नेटिज्म के सिद्धांत के अनुसार जैसे चलता है। तो वो गजल का मेरा जो शेर है कि कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वह उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। पहले मैग्नेटाइज करता है लोहे को चुंबक, तब उसे अपनी ओर खींचता है। ऐसा नहीं है कि लोहे के पास अगर आप चुंबक ले जाते हैं तो वो लोहा का टुकड़ा छोटा सा चुंबक बन जाता है और चुंबक बन करके उसके पास सब खींच के आता है। तो जब अंगुलिमाल आते हैं बुद्ध के निगाह के क्षेत्र में और उनके निगाह के क्षेत्र में बुद्ध आते हैं, आंख पड़ती है। उसके बाद जब बुद्ध की तरंगें उन तक पहुंचती हैं, कैसे कैसे परिवर्तन आता है, इतना अद्भुत डिस्क्राइब किया है उस जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम में। मैं तो कहता हूँ उस किताब को सबको पढ़ना चाहिए। साधना क्या होती है, खुशहाली के जो सूत्र बुद्ध ने निकाले हैं, तो पातंजल योग सूत्र के उस सूत्र पर बुद्ध एकदम खरे उतरते हैं कि अंगुलिमाल जैसे जैसे आता है अहिंसक होता जाता है और जब बिल्कुल पास आ जाता है तो पैर पर गिरकर शिष्य बन जाता है। बुद्ध की साधना परफेक्ट है अहिंसा की, तो ये हो ही नहीं सकता कि उनके पास कोई आए और हिंसा का लेश मात्र भी उसके मस्तिष्क में बचा रहे। उसे अहिंसक होना ही होना है और वो अहिंसक हो जाता है। आज भी अगर कोई किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं है, किसी के मन में भी किसी की बुराई की भावना नहीं है, तो लोग अनायास ही उससे जुड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उससे न जुड़ें, भले ही कितना अविश्वास करें शुरू में, लेकिन जैसे जैसे वो मैग्नेटिज्म प्रभाव डालेगा वो असर करेगा। तो ये दोनों सूत्र याद आ गए और देश के लिए इस विश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है कि सत्यमेव जयते, और धरती को जिस दिशा में जाना है, ये युद्धों का समय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आदमी को इवॉल्व होना है। ये लड़ाइयाँ जब राजशाहियाँ थीं, एक आदमी के अहंकार पूर्ति के लिए लड़ाइयाँ होती थीं। अब धरती के सारे लोगों को मिलजुल करके रहना है, तो इसलिए ये हिंसा की भावना, कोई भी युद्ध हिंसा के द्वारा ही होता है। और जब तक युद्ध रहेंगे तब तक धरती पर खुशहाली नहीं आएगी, क्योंकि हमारे दिए गए जो संसाधन हैं, पैसे हैं, वो सीमित हैं। अगर उसका 10-15% टोटल समाज की भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में लगेगा और 60-70% युद्ध में लगेगा या युद्ध की तैयारी में लगेगा,
तो धरती खुशहाल नहीं हो पाएगी और फिर संसाधनों का दोहन भी होगा, प्रकृति का दोहन भी होगा। अगर प्रकृति को बचाना है, मनुष्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य और इन सब के लिए आगे जाना है, तो हमें अहिंसक होना ही होना पड़ेगा। अहिंसा की साधना करनी ही करनी पड़ेगी और अहिंसा की उस साधना में पतंजलि का वह योग सूत्र भी मददगार है और बुद्ध की साधना भी मददगार है। इसलिए दोनों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वो कितनी प्रार्थना पर ये बातें याद आ गईं। अब ऐसा न हो कि ये लगे कि जो हम लोगों का चर्चा चल रही थी संविधान के मौलिक अधिकारों की, उसको आज अनछुआ रह जाए, क्योंकि आज जो चर्चाएं हुई वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत 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 ज़रूरी हैं, इसलिए उसको होना चाहिए था। अब कल जो हम लोगों ने चर्चा किया था उससे आगे बढ़ते हैं। 2 पूरे हो गए थे कल, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम, बराबर समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरे पर आज चर्चा करेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी का उत्पीड़न न हो, शोषण न हो, इसके विरुद्ध क्या अधिकार है। दो धाराएं हैं संविधान की, 23 और 24, 23 और 24। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहले मनुष्यों का व्यापार होता था, औरतों का व्यापार होता था, मजदूरों का व्यापार होता था। इसको बैन किया गया और ये कहा गया कि मनुष्यों का व्यापार नहीं होगा, इसको ख़त्म किया गया। और दूसरा, बेगारी प्रथा थी कि हम हमारा दबदबा है तो आओ तुम हमारे यहाँ काम करो, जिसका हमें कुछ देना नहीं है, फ्री में काम करो। गांव में विशेष रूप से चलता था बंधुआ मजदूर, कि वो काम करें, हमारे बंधक रहें, खाना पीना दे देंगे, लेकिन कोई मजदूरी नहीं, कुछ नहीं। राम गोपाल तिवारी जी को आज की बातचीत इतनी अच्छी लग रही है, तो वो कह रहे हैं कि आज की वार्ता तो कल भी रिपीट होनी चाहिए। पता नहीं मैं दोबारा ये रिपीट नहीं कर पाऊंगा। आज जिस भावभूमि में ये सब कह गया, ये कल पता नहीं कह पाऊंगा कि नहीं। ये आप लोगों, ये आपकी एनर्जी भी है और हमारी भी अपनी कोशिश है। इन दोनों का जो मिला जुला प्रभाव या संगम हुआ, जिससे ये वार्ता आपको अच्छी लगी इतनी। लेकिन कल पता नहीं मैं फिर ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन इसका लाइव जो आज हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग तो रहेगी ही, और इसको हम आज शाम जैसे प्रोग्राम ख़त्म होता है, हम सब जगह भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, लिंक्डइन पे भी और फेसबुक पे भी। यूट्यूब पे भी कोशिश रहेगी कुछ दिनों बाद डाला जाए, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हर जगह मैं भेज देता हूँ। तो राम गोपाल जी, आपको ये बात इतनी अच्छी लगी कि आपने कहा कल इसे रिपीट होना चाहिए, मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो दूसरा यही है कि बंधुआ मजदूरी ख़त्म करने का, तो एक तो ये जो है धारा 23 में है कि आदमियों का व्यापार नहीं होगा, आदमी खरीदे बेचे नहीं जाएंगे, और दूसरा बंधुआ मजदूरी ख़त्म होगी। ये दो, किसी व्यक्ति, हर व्यक्ति का एक अधिकार है कि उसका व्यापार न हो और उसको से बंधुआ मजदूरी न कराई जाए। ये संविधान का धारा 23 है। धारा 24, कारखानों आदि में बालकों के एम्प्लॉयमेंट का निषेध।
छोटे बच्चे, 18 साल से कम के बच्चे कारखानों में नहीं एम्प्लॉय किए जा सकते। तो ये दोनों, हर बच्चे का यह अधिकार है कि उसे कारखाने में या यहाँ वहाँ न माता पिता भेजें और न वो कारखाने वाला उनको उपयोग करे उनके श्रम का। बच्चों को उनकी पूरी शक्ति को शिक्षा के लिए, उनका चरित्र बनाने के लिए होना चाहिए। तो ये है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का विरोध। तो ये तो छोटा सा है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 ही सेक्शंस हैं और थोड़े बहुत शॉर्ट में। सॉरी, हम गलत कह गए, 18 साल नहीं, 14 साल। 14 साल से छोटे बच्चों को कारखानों में नहीं काम करना है, या employment of children below 14 years of age in any factory or mine or other risky occupation is also prohibited by law। और risky operation, जहाँ खतरनाक हो, उनमें, जैसे गांव में किसानी में भी बच्चे मदद करते हैं, उसका इसमें प्रोहिबिशन नहीं है अपने माँ बाप को या कहीं भी। अब अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 3 धाराएं हैं, 4 धाराएं हैं, 25, 26, 27, 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आप समय 6:30 बजने जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि इस पर ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत होगी। कल विशद चर्चा इस पे की जाए, और इस पे आपके प्रश्न अगर कुछ हों तो वो भी भेजिए, क्योंकि आपके प्रश्न हमें ऊर्जा देते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के कई शेड्स हैं, उसमें बहुत महीन बातें भी हैं, तो इसलिए इस पर कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज बहुत जल्दी में हो जाएगा। प्रभाकर जी ने कहा है, काश चीन और पाकिस्तान ये समझ पाता, चीन तो बौद्ध धर्म का अनुयायी है, फिर यह सब। ऊपर से अनुयायी होना और दिल में उतारना बड़ा अंतर है। ऊपर राम के अनुयायी कितने हैं, लेकिन राम के चरित्र को दिल में उतार पाने वाले कितने हैं? तुलसी की उस लाइन को उतारने वाले हिंदुस्तान में कितने हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुबानी। जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि दुनिया को उस तरफ जाना है, मैं ये नहीं कहता कि आज दुनिया अभी शाम को वैसी हो जाएगी या 1-2 साल में हो जाएगी। कितने धैर्य की आवश्यकता है, कितनी साधना की आवश्यकता है, इसीलिए तो कविता सुनाई है। अब समय लगेगा। आज़ादी की लड़ाई में 90 साल लगे, इसलिए इसमें समय लगेगा, धैर्य रखना होगा, लगातार कोशिश करनी होगी। बुद्ध को अपनी विचारधारा ही पूरे भारत और दुनिया में फैलाने में कितना समय लगा। विचारधारा तो फैली, लेकिन अभी वो आत्मसात नहीं हुई। आत्मसात होने में अभी और लगेगा। इवोल्यूशन में बड़ा टाइम लगता है। तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, धारा 25 से 28 पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत कुछ मित्रों ने यह भी आग्रह किया है कि मेरा परिचय क्या है, जो शायद फेसबुक पे जुड़े हों, नहीं जानते हों, तो वो मेरे बारे में भी जानना चाहते हैं कि तो मेरी पढ़ाई कहाँ हुई, या इन सब विषयों पे मैंने कहाँ पढ़ाई की,
या इन विषयों पे मेरी रुचि कैसे आई, कैसे मैं लिखने पढ़ने, कविता कहानी या संवेदना या संविधान, यह सब कैसे कैसे इसकी यात्रा शुरू हुई। तो कल अगर समय मिला तो प्रोग्राम के अंत में 4-5 मिनट अपने जीवन और साधना यात्रा के बारे में भी बताऊंगा, ताकि जो लोगों की उत्सुकता है उसको कुछ शांत किया जा सके। कई मित्रों ने प्रश्न किया है कि आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है, आप के विचार और साधना की यात्रा क्या रही है। तो कल उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे प्रोग्राम के अंत में। कल सुबह का मतलब प्रोग्राम के शुरू में, अक्सर मैं सुबह बोल जाता हूँ तो प्रोग्राम के सुबह में, प्रोग्राम के शुरुआत में श्याम कुमारी जी के बारे में बताएंगे। और श्याम कुमारी जी और अरविंदो को अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा अरविंदो के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत काम किया है। और उसके बाद फिलोसफिकली जब वो इवॉल्व हुए तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन रेस को इवॉल्व होना है, ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन पर्सनैलिटी को सुपर ह्यूमन में जाना है, और सुपर ह्यूमन केवल दिमाग के परिवर्तन से होगा। थोड़ा सा अरविंदो के बारे में बताएंगे, श्याम कुमारी जी के बारे में भी बताएंगे, और उसके बाद ये अपना जो प्रेमचंद की दूसरी कहानी जो आज समय नहीं मिला, पंच परमेश्वर, वो भी सुनाएंगे। और जो बचा हुआ भाग है 3 धाराएं फंडामेंटल राइट्स की, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम लोग विदा लेते हैं। एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार। कल शाम को 5 बजे मिलेंगे। जुगनुओं को ढूंढ जोड़कर मिलजुल कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। जो भी जुगनू आपके आसपास हों, उनके या जिन आपके लाइफ में आए हों, उनके बारे में ज़रूर हमें मैसेज करिए या व्हाट्सएप पे बताइए, ताकि उनके बारे में बता सकें। क्योंकि कोई मीडिया, कम से कम हिंदुस्तान का, अच्छे लोगों के बारे में हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो हर आदमी केवल अंधेरा परोस रहा है। हम लोग कम से कम जुगनुओं की तलाश करके कम से कुछ जुगनू तो सामने लाएं। उस अंधेरे में एक जुगनू या एक थोड़ी सी रोशनी तो रखें। दुष्यंत कुमार का वही शेर कि एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। ये सुबह स्विच की तरह से कल नहीं हो जाएगा। सुबह 2 साल बाद हो सकता है, 5 साल बाद हो सकता है, 10 साल बाद हो सकता है, 15 साल बाद हो सकता है, लेकिन होगी। यह है विश्वास, ये धैर्य रखने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।